अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ इन लेक्चर्स का फ़ायदा भी उठा रहे हों। अ, आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, दैट इज़ गैसेस आर गैसियस स्टेट। और इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, शायद हो सकता हो कि आप कहेंगे जी इस चैप्टर का पिछले चैप्टर में तो कुछ टॉपिक रह गए थे। वो कुछ टॉपिक थे जैसे कि नेटवर्क सॉलिड्स हैं और मेटालिक सॉलिड्स हैं एटसेट्रा। ये बेटा हम सॉलिड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअली उन्हीं के टॉपिक हैं, उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। तो हमने अभी मुनासिब समझा कि गैसेस का चैप्टर शुरू कर लें। सबसे पहली बात तो सवाल ये आता है कि गैसेस होती क्या है या गैसियस स्टेट क्या होती है। समवन आस्क यू डिफाइन द गैसेस। सो मैं यहाँ खाली लिख लेता हूँ, डिफाइन करना है हमने गैसेस को। डिफाइन गैसियस स्टेट। तो आप में से कोई डिफाइन कर सकेगा इसे? जी, तो डिफाइन कर लेते हैं गैसियस स्टेट को। गैसियस स्टेट क्या होती है, डिफाइन कर लेते हैं बेटा। कि यकीनन आपने सबने जवाब यही दिया होगा कि स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape, which has no definite shape and no definite volume, which has no definite shape, no definite shape and no definite volume, and no definite volume। ये तो कॉमन डेफिनेशन है, हर एक कर सकता है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन मौजूद है। आप अगर आपके जहन में आया कि नहीं आया, मैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने रेज कर लेता हूँ कि क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती इनकी, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आप यही कहेंगे डेफिनेट शेप इसलिए होती बिकॉज ऑफ रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, बिकॉज ऑफ रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस। अब इसको मैं जस्टिफाई ऐसे करता हूँ। आप जब स्कूल में थे, जब आपकी असेंबली भी होती थी, मॉर्निंग असेंबली होती थी, तो आप लोग जब असेंबली के दौरान, मॉर्निंग असेंबली के दौरान रोज में अटेंड करते थे उसे, तो पूरे के पूरे स्कूल्स के जितने भी 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी एक शेप बन जाती थी, क्योंकि आप लोग ऑर्डर में थे। लेकिन जैसे ही जब आप ब्रेक टाइम में वही स्टूडेंट जब बाहर आते हैं, उसी ग्राउंड में आते हैं जहाँ पे सुबह असेंबली हो रही थी, तो वहां पे स्टूडेंट्स कैसे नजर आएंगे? उनकी कोई शेप बनी हुई नजर आएगी आपको? कोई ऑर्डर नजर आएगा? नहीं, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो शेप उनकी रैंडम इस वजह से उनकी शेप इसलिए नहीं है गैसेस गैसेस गैसियस स्टेट की, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम है, जिगजैग मोशन है, कभी इधर कभी उधर। और फिर जब हम बात करते हैं कि जी ये बताइए कि जी इसकी नो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? वॉल्यूम क्यों नहीं डेफिनेट है? बेटा इसकी वजह यह है कि वॉल्यूम इस वजह से डेफिनेट नहीं है। जैसे मैं इस तरह इसकी मिसाल इस तरह लेता हूँ कि क्लास में जब टीचर आता है तो स्टूडेंट्स सब अपनी अपनी जगह मौजूद होते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं बाद में और क्लास अटेंड करते हैं। क्लास का एक डेफिनेट सा वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि टीचर एक उनके ऊपर फोर्स है जिसने उनको होल्ड कर दिया एक जगह पर। जैसे ही टीचर चला जाता है क्लास से, कोई भी नहीं होता क्लास में, तो क्या आप इस तरह एक जगह पे बैठे रहोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप लोग मूव करोगे इधर उधर। और आपका जो वॉल्यूम है क्लास के अंदर, जो आप लोगों का अपना एक वॉल्यूम है, वो डिस्टर्ब हो रहा होगा कि आपकी पोजीशन बदल रही है, यानी कि उस वक्त फोर्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। सिमिलरली ब्रेक टाइम में भी ऐसे ही होता है। कोई आपको जो है कोई पाबंदी नहीं होती आपके ऊपर, कोई फोर्स नहीं होती कि आप इस वक्त ऑर्डर में चलें, लाइन में चलें, क्यू में चलें। आप रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उसकी वजह एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये बात कर सकते हैं कि जो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता उसकी वजह है नो आर निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। नो आर निग्लिजिबल intermolecular forces between gas molecule, between gas molecule।
बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं। और इसको आप फील कर भी सकते हैं। आप हवा में चलते फिरते हैं, कभी महसूस हुआ कि हवा आपको रोक रही है, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द वाटर होता तो क्या उसमें चलना आसान होता? नहीं, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती, मुश्किल होता, उनको ओवरकम करना पड़ता, फिर आप मूव करते। तो हवा में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। अच्छा, इन दोनों जो फैक्ट्स बता दिए मैंने, यानी कि नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, और एक का मैंने कह दिया कि शेप इसलिए डेफिनेट नहीं होती क्योंकि रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन होती है, और वॉल्यूम डेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर ये कहा जाए, हम इसको इन शॉर्ट समराइज कर लें इस बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ताल्लुक एक ही है, इन दोनों की रीजन एक ही है। और इन दोनों की रीजन अगर देखा जाए तो लगता ऐसे ही है कि इन दोनों की रीजन क्या होनी चाहिए, वो ये हो सकती है कि दोनों का ताल्लुक इसके साथ है, नो आर निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ। ओके, सो आईएमएफ का मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हरगिज नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा, एक डेफिनेशन तो ये होगी जो आप सबको आती होगी, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कुछ, और दूसरी डेफिनेशन एक और बना लेते हैं। ये आपके पास एक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन वन, और एक डेफिनेशन जो शायद आपने कभी ना पढ़ी हो, एक और डेफिनेशन भी है आपके लिए, कि हम कह सकते हैं एनी स्टेट ऑफ मैटर, एनी स्टेट ऑफ मैटर which has boiling point, which has boiling point less than less than 25 degrees Celsius और 298 केल्विन। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा वो भी गैसियस स्टेट कहलाएगी, क्योंकि 25 से कम टेम्परेचर पर वो तो जो भी है वो गैस है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी चीज का अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 से ज्यादा है तो यकीन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। लेकिन कोई चीज जो है रूम टेम्परेचर पे अगर हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 से कम है, तो 25 से पहले पहले वो चीज गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो कोई भी मैटर स्टेट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर है ये बेटा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो गैस नहीं होगी। हाँ, उससे कम है तो उस टेम्परेचर पे वो यकीनन अगर किसी भी स्टेट में मिल रहा है तो वो उस वक्त क्या बन जाता है, गैस स्टेट में तब्दील हो चुका होता है। तो एक मॉडर्न की डेफिनेशन गैसेस की ये भी हो सकती है। तो तमाम गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए 25 से कम होता है। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कुछ इसके बारे में कि कि अगर हम बात करेंगे जी गैसेस की प्रॉपर्टीज को जो एड्रेस करती हैं, जो थ्योरी एड्रेस करती है, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अगला हम आर्टिकल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करेंगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी इसमें इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस भी हो जाएंगी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो प्रेजेंट किसी बर्नौली ने, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट अगर हमसे कहा जाए कि जी इस थ्योरी का क्या क्या वो है, क्या वजह थी, तो हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू इलिस्ट्रेट or elaborate or explain in order to illustrate the behavior of gases, the behavior of gases quantitatively, quantitatively, quantitatively. Bernoulli put forward this theory.
kinetic molecular theory in 1738. It was 1730, very earlier, बहुत पहले की बात है। और फिर इसी थ्योरी की बेस पर this theory led Clausius to derive the kinetic gas equation. Okay. In 1857, Clausius used this theory and presented kinetic gas equation. Kinetic gas equation. And reduce all the gas laws. All the gas laws. And this is the kinetic gas equation. PV is equal to 1/3 mnc square bar. बाद में इसकी बात करेंगे कि ये क्या है। सिर्फ मैंने ये बताया है कि ये इक्वेशन क्लासियस ने KMT को यूज करते हुए डिराइव की। अच्छा, फिर इसी तरह हिस्ट्री में अगर हम जाते जाएं तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि फिर उसके बाद इस थ्योरी को मजीद एलोबरेट किया। आई एम सॉरी, लेटर ऑन मैक्सवेल elaborated and extended the theory elaborated and extended the theory and presented law of distribution of velocities. Law of distribution of velocities of molecules. Of molecules. एंड इसके बाद बोल्ट्जमैन का नाम भी कुछ ना कुछ इसकी उसमें आता है, प्रमोशन में आता है। बोल्ट्जमैन ने जो है कुछ इसमें एडिशन किया था। He studied the distribution of energy among the molecule. बोल्ट्जमैन एक और साइंटिस्ट का नाम है। बोल्ट्जमैन studied the distribution of energies among gas molecule. अब ये सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। फिर इसी तरह आगे भी है, आखिरी जो बात कर सकते हैं वॉन्डरवाल की हो सकती है। वॉन्डरवाल में कुछ इसमें अमेंडमेंट की। वॉन्डरवाल मेक्स
van der Waal pointed out some defective features and modified them and explained them. तो ये हम आगे बात करेंगे वॉन डेर वाल की कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताई मैंने केएमटी की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस की, और ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इसकी हेल्प, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको मदद, सॉरी, इसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको बेहतर हो सकता है। ओके बेटा, आपके सामने अब सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ मैंने कहीं से कट एंड पेस्ट करके लिखने ताकि टाइम की बचत हो जाए, कि उनको लिखना फिर बार बार टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब ये सैलिएंट फीचर देखिएगा। नंबर 1 आप देखिए लिखा हुआ है, एवरी गैस ऑफ कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल। मैं इसको साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। देखिए पहला फीचर है एवरी गैस, फर्स्ट वन इज एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ large number of very small particles called molecules. Gases like helium, neon, or have argon have monoatomic molecules. तो ये तो पहला फीचर हो गया कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है किसी भी गैस में। फिर इसी तरह द नेक्स्ट फीचर, यानी ये जनरल सी बात है इसकी फीचर की। नेक्स्ट पेड़ा इसमें आ जाता है कि नंबर 2, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव haphazardly colliding among themselves and with the walls of the container and change their direction. तो गैस को आप देखते हैं कमरे में, अगर परफ्यूम को स्प्रे करें तो परफ्यूम जो है वो वेपर्स हैं, वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में फैल जाते हैं कमरे की तमाम जानिब, नॉट इक्वली, रैंडमली। तो ये भी वजह क्या है कि रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, जिसकी वजह से वो हैफेजर्डली मूव करते हैं, इसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, सॉरी। फिर बेटा नेक्स्ट जो फीचर है जो हमें नजर आ रहा है, नेक्स्ट फीचर है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड by gas is due to the collision of its molecule with the wall of the container. The collision among the molecule are perfectly elastic. अब यहाँ पे जो important टर्म मुझे समझ आ रही है, जिसको मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट भी कर दूं, ये है the collision among the molecules are perfectly elastic. आप इलास्टिक कोलिजन के बारे में शायद जानते हो। इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक कोलिजन, आपने कहीं किसी क्लास में, प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, और जिसमें के दो बॉडीज जब जिसमें पढ़ा होगा कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि उनके दरमियान कोलिजन क्या होगा, अगर इलास्टिक होगा। इलास्टिक में एनर्जी चेंज कोई नहीं होती, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो इसका मतलब है कि नो एनर्जी अकर, नो एनर्जी चेंज, नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग, नो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग intermolecular collision, during gas molecules collision। यानी जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान किसी किस्म की एनर्जी चेंज नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा होता तो यकीनन ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी कुछ और ही शेप होती आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जब से बनी है, अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक होते। तो ये जस्टिफाई करता है कि कोलिजन इलास्टिक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती जब वो आपस में कोलाइड करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हो सकता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस। मैं ये कह सकता हूँ लार्ज फ्री स्पेसेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे लार्ज फ्री स्पेसेस को, कि वाकई लार्ज फ्री स्पेसेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान,
बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो आप कैसे बताएंगे किसी को, कैसे साबित करेंगे इसको? सिंपल बात बेटा, अभी आप अपना मोबाइल देख रहे हो या अपने टैबलेट के ऊपर इस लेक्चर को देख रहे हो या फिर अपने इर्द गिर्द अपने कमरे की दीवारों को सबको देख सकते हैं। क्यों? वजह क्या है? गैसेज आर देयर, हवा मौजूद है, हवा के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज स्पेसेस हैं, इसलिए जो लाइट गुजर रही है उसका ना रिफ्रैक्शन हो रहा है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल क्लियरली तमाम चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई लिक्विड होता, कोई ऐसी मोर डेंसर स्पीशी होती जैसे कि पानी होता, तो क्या हम इतना क्लियर देख सकते? बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूल करीब होते और डेफिनेटली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होते और हमें उस तरीके से क्लियरली हमारा विजन नहीं होता अराउंड अस। तो ये बात प्रूव करता है कि गैसेस में से लाइट सीधी गुजर जाती है और कोई खास रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जो फीचर है नंबर 5 देखिए। नंबर 5 है, नंबर 5 को देखिए। The molecules of gas have no forces of attraction. The molecule of gas have no forces of attraction for each other. मीन्स ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है, मॉलिक्यूल्स ऐसे ही घूमते फिरते हैं। अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन होती से, अगर कोई इस किस्म की फोर्स एग्जिस्ट करती, तो फिर क्या होता? कमरे में जितनी भी गैस होती वो सारी की सारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती, टुगेदर हो जाती, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, इस तरह फैले हुए नहीं होते। तो मूव करती है, फ्रीली मूव करती है, तो ये जस्टिफाई करती है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या तो नहीं है या बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि नो आर निग्लिजिबल, जो भी मैंने लिखा था, नो आर निग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। नो आर निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस। अब ये बात, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, क्योंकि ये बात क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया साथ, क्योंकि बात सच नहीं हो सकती। वो इसलिए सच नहीं हो सकती, आप बेटा ये बताइएगा, परिंदे हवा में उड़ते हैं, देखा होगा आपने, फैक्ट है। जहाज हवा में उड़ते हैं, किसी कागज के टुकड़ों को हवा में फेंकें तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हवा के मॉलिक्यूल्स या गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई आपस में कोई इंटरेक्शन है जिसने इनको, जिसकी इस इंटरेक्शन की वजह से परिंदे हवा में उड़े, फ्लोट ओवर एयर, राइट? या फिर मैं ये कहूंगा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कागज के कोई भी पीसीस हवा में फ्लोट क्यों कर रहे हैं? तो उनको कोई उठा रहा होता है। उठा कौन रहा होता है? वो कलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान आपस में वीक फोर्स होती है जो उनको उठा रही होती है। अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होती तो हम ऊपर से एक पत्थर फेंकते तो वो भी हवा में फ्लोट करता, लेकिन ये फोर्स काफी वीक है, जिसकी वजह से पत्थर को, किसी बड़े स्टोन को, उसको वो कैरी नहीं कर सकती और पत्थर सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन जो लाइट पेपर्स होते हैं, पीसीज ऑफ पेपर हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, वो उसमें इसीलिए सस्पेंड होते हैं कि देयर इज सम फोर्स विच कैन होल्ड देम टुगेदर। तो ये कहना कि बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती या नेग्लिजिबल होती, ये बात काफी हद तक गलत है। तो ये फीचर जो था, इसको एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम वॉन डेर वाल ने ही एक्सप्लेन किया था कि ये फीचर भी एक डाउटफुल फीचर है। इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि इस फीचर के ऊपर आपके इस चैप्टर में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अच्छा, फिर दूसरा एक और फीचर है, अनदर वन, ये मैं ये भी हाईलाइट कर रहा हूं, अनदर वन, नंबर 6, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस बात को तो समझिएगा, मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये एक हमारे पास से एक गैस कंटेनर है, सॉरी, ये गैस कंटेनर है और इसमें कोई गैस मौजूद है। ये जनाब, ये जो कहा जाएगा, ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। अगर इन तमाम मॉलिक्यूल्स को मैं एक जगह पर इकट्ठा कर लेता हूं, यानी ऐसे कर लेते हैं, इनको टुगेदर कर लेते हैं हम,
यानी यहां पे जमा कर लिया हमने इनको, ये सारे मॉलिक्यूल में इधर ले आया। इसको हम नाम देंगे, वी कॉल इट व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। वो कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है ये किसके मुकाबले में निग्लिजिबल है, इस वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में ये क्या है, ये निग्लिजिबल है। क्या ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के लिहाज से इट इज बिल्कुल गलत है। ये बात गलत कही जाएगी, इसको हम सही नहीं तस्वुर करेंगे। तो ये बात भी एक फॉल्स एजम्पशन कहलाती है, ये भी इसकी गलत एजम्पशन है जिसको वॉन डर वाल ने फॉर द फर्स्ट टाइम शो किया और इसको एक्सप्लेन भी किया। तो इसको मजीद हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे आइंदा इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट फीचर आता है, दी नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट फीचर इज the motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of the continued collision between them। बात की जा रही है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके पर हम कहते हैं नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको शॉर्टली मैं कह सकता हूँ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशंस ऑफ गैसेस। भाई अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो यकीनन हम जब जमीन के साथ बैठे हैं तो यहाँ पे गैसेस जो हैं वो बिल्कुल मूव ही ना करती, उनके मॉलिक्यूल बिल्कुल अंडर द ग्रेविटी होते हैं, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं, उनकी कोई फ्री मोशन ही ना होती। फ्री मोशन बहुत ऊपर जाके होती काफी, जहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम से कम होता। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि अगर ऐसा होता तो मॉलिक्यूल इतने फ्रीली मूव नहीं करते। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी बात देखिए कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो सारी की सारी एयर वो एक ही जगह जमा हो जाती। तो दैट इज नॉट फेयर, ये कहना गलत होगा। लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट इस वजह से भी हमें मानना पड़ेगा कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो गैस जितनी भी थी तो बिल्कुल जमीन के साथ, फर्श के साथ होती, फ्लोर के साथ होती और बिल्कुल मूव भी ना करती, क्योंकि ग्रेविटी ने उनको होल्ड किया होता। लेकिन आप देखते हैं कि हवा चलती रहती है और अगर आप देखें तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे गैस बिल्कुल कॉन्स्टेंटली एक जगह पे पड़ी रहे, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन बात है। फिर तो उसमें रैंडम मोशन भी नहीं होगी, वो तो एक ही जगह पे पड़े रहेंगे सारे मॉलिक्यूल में और रैंडम मूवमेंट हो ही नहीं सकती। और अगर रैंडम मोशन नहीं होगी गैस मॉलिक्यूल में तो गैसेस डिफ्यूज भी नहीं करेंगी। आप एक परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, एयर फ्रेशनर को कमरे में स्प्रे करेंगे तो वो कमरे में कहीं पर भी नहीं फैलेगा अगर रैंडम मोशन नहीं होगी। तो रैंडम मोशन ही है जिसकी वजह से गैसेस जो है वो इंटरमिक्स हो जाती हैं और इसका मतलब है इनके ऊपर कोई ग्रेविटी का खातिर खा इफेक्ट नहीं होता। तो ये बात तो दुरुस्त मानी जाएगी। नेक्स्ट फीचर है दैट इज दी नंबर 8 जो है, अगला फीचर है लास्ट फीचर है, सॉरी, the average kinetic energy of the gas molecules varies directly as the absolute temperature of the gas। Means gases की काइनेटिक एनर्जी, मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी और केल्विन स्केल टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर की बात करें तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन स्केल टेम्परेचर कहते हैं, इसके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये केल्विन स्केल टेम्परेचर है, ये सेल्सियस स्केल टेम्परेचर नहीं है, उसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, वो फिर बाद में चार्ल्स लॉ में एक्सप्लेन करूंगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी और गैसेस मोर रैपिडली मूव करेंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तो बेटा कुछ सैलिएंट फीचर थे। आपकी बुक में तो तकरीबन कोई 10 के करीब फीचर हैं, लेकिन वो सब के सब इन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं, कोई इनमें कोई ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी जो कि इसके अलावा है। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हो गई। इसके बाद हम अगले आर्टिकल पे, एक छोटा सा आर्टिकल है बुक में आपकी, द प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ।
और इसका लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस दे मूव रैंडमली। Molecules of gases, they move randomly and collide with wall of the container and exert pressure. तो गैसेस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द प्रेशर ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन pressure of gases depend on volume, temperature. Gases depends upon volume of gas, depend upon temperature, and also depend upon number of moles of gas. आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, प्रेशर एक्सर्टेड भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्ट होंगे और ये भी जनाब डायरेक्ट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रेशर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्रेशर है क्या? सिंपली हम कहते हैं प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज force per unit area, right? Force per unit area. Okay. Generally जो प्रेशर मालूम किया जाता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम किया गया, वो मालूम किया गया था बैरोमीटर से। पहली दफा टॉरिसेली था जिसने कि पहली दफा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम किया बाय यूजिंग द बैरोमीटर। आप जानते हैं बैरोमीटर मरकरी कंटेनर है जिसमें मरकरी फिल होता है। अच्छा, उसकी कहानी तो इसमें हम थोड़ी सी डाल देते हैं। बेटा ये एक मरकरी बैरोमीटर आपको नजर आ रहा है। इनिशियली ये मरकरी बैरोमीटर जो है ये मुकम्मल तौर पे फिल होता है, यानी इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ तक फिल किया होता है, इसमें यहाँ तक मरकरी फिल हुआ होता है। यहाँ तक फिल हुआ होता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, ये मरकरी कॉलम यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है लेट से, और मजीद नीचे नहीं करता। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि ये मरकरी नीचे क्यों गिरता है? तो हम कहते हैं इट फॉल्स, मरकरी फॉल्स व्हाई? मरकरी फॉल्स a little in barometer, उसकी वजह ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हैवी मेटल है, ग्रेविटी इंपैक्ट ज्यादा होता है और ये नीचे कुछ गिर जाता है। लेकिन बाकी क्यों नहीं गिरता? बाकी इसलिए नहीं गिरता, बाकी की वजह ये कि इसलिए नहीं गिरता कि बाकी जो है देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जब इस पर अप्लाई होता है तो आपको याद होगा पास्कल्स लॉ, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लासेस में। पास्कल्स लॉ, व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो प्रेशर, एयर का प्रेशर जब इस मरकरी के ऊपर यहाँ पर पड़ता है तो यकीनन ये प्रेशर तमाम तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये प्रेशर इस मरकरी कॉलम को नीचे नहीं आने देता, यहाँ तक रोक लेता है। और ये हाइट ऑफ मरकरी कॉलम हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है
के एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त कितना है। जनरली हम कहते हैं कि एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी जो कंडीशन है, सॉरी एसटीपी ना कहें बल्कि हम कहेंगे एट सी लेवल, एट सी लेवल जो प्रेशर है मरकरी बैरोमीटर का स्टैंडर्ड प्रेशर वो कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या इसको हम कहते हैं 760 टॉर, या हम इसको कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ, या फिर 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो ये तो एक इनिशियली ये प्रेशर मालूम किया गया सी लेवल पर बाय यूजिंग द मरकरी एज अ मेटल, मरकरी एज ए लिक्विड। बाकी जो है इसकी कैलकुलेशन अगर हम कहें कि जी इसका जनरली यूज यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर यूनिट, 1 ATM यूनिट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। और इसी तरह हम कहते हैं कि जी इसका SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर से निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर आप इन की जगह पर आप लिख लेते हैं फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन एंड एरिया एज मीटर स्क्वायर, तो SI यूनिट जो है इसका क्या होगा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज मस्ट बी is Newton per meter square. But 1 Newton per meter square is equal to 1 Newton meter square is equal to Pascal. इसको हम पास्कल भी कहते हैं, it is also equal to Pascal. So जो हम कहते हैं कि जी 760 millimeter of mercury is equal to 101,325 pascals, जिसको हम PA से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू दिस। ओके, इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू दिस, और सिमिलरली आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो पास्कल, डिवाइड कर दें किलो पास्कल बन जाएगा, ये मतलब 101.325 किलो पास्कल, या फिर आप कह सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा फिर आगे जाते हैं। इसी तरह 1 ATM is equal to 760 millimeter of mercury. It is also equal to 101,325 पास्कल। अभी हमने बात की, हम ये कह सकते हैं कि 1 ATM is also equal to 14.7 PSI. PSI stands for pounds per square inch, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और यही गैस प्रेशर था जो कि हम गाड़ियों के टायर में, मोटर बाइक के टायर में जो हवा भरवाते हैं वो इसी प्रेशर पे मेजर की जाती है। हम उसे कह देते हैं कि इसमें 30 कर दें, 28 कर दें, 35 कर दें, तो हम एक्चुअली इसको PSI बता रहे होते हैं कि इतने PSI। ओके, एंड ऑल्सो एक ब्रिटिश यूनिट है प्रेशर का, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01 बार, इसके भी बराबर हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके प्रेशर के कुछ यूनिट्स थे, और ये एक आर्टिकल था छोटा सा प्रेशर का, इसमें यूनिट्स को डिस्कस करना था, थोड़ा सा मैंने बैरोमीटर के बारे में बता दिया। तो यहाँ तक आज की बात खत्म होती है। आप कोई लेक्चर में कोई सवाल है इसमें तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसे जवाब देने की।
बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।